हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को आज हम डिटेल में देखेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान है। इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय करवाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। ये हमारी क्लास 2 है। तो आइए देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान सेकंड है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा बिहार प्रांत के राजगृह में स्थित है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सरिपुत का जन्म यहीं पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगृह में स्थित है और ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सरिपुत का जन्म भी यहीं पर हुआ था। आगे देखते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में योगदान जारी रखा। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में हुई। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आगे जो भी गुप्त वंश के शासक आए, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपना योगदान जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस विश्वविद्यालय की तुलना ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय के रूप में की जा सकती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड जैसे फेमस विश्वविद्यालय के रूप में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं अपितु जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, चीन, फारस तथा तुर्की से सभी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से स्टूडेंट आते ही थे, लेकिन विदेशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, चीन, फारस तथा तुर्की के स्टूडेंट्स यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और इससे पिछली बार क्वेश्चन भी आया था कि नालंदा किस तरह की यूनिवर्सिटी थी। तो हमें ये याद रखना है कि नालंदा एक सिस्टेमेटिक यूनिवर्सिटी थी। ये हमारा मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन होता था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा का विकास यहीं से हुआ। तो बौद्ध दर्शन की 2 मेन शाखाएं हुई, महायान और हीनयान। इसी यूनिवर्सिटी में महायान शाखा का विकास हुआ। आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में हमें पता चलता है। तो ये हमें याद रखना है कि 7वीं शताब्दी में 2 चीनी यात्री आए थे, ह्वेनसांग और इत्सिंग। इन्हीं के यात्रा विवरणों से हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये दोनों चीनी यात्री हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 7वीं शताब्दी में 2 चीनी यात्री आए, ह्वेनसांग और इत्सिंग। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रवेश के लिए मुख्य द्वार था जहां पर एक शिक्षक नियुक्त होता था और शिक्षक को द्वार पंडित कहते थे। यही द्वार पंडित विद्यार्थियों को प्रवेश देता था। तो नालंदा का एक मुख्य द्वार था, वहां पर एक शिक्षक की नियुक्ति होती थी और उस शिक्षक को द्वार पंडित कहा जाता था। यही द्वार पंडित विद्यार्थियों को प्रवेश देता था। आगे देखते हैं, प्रवेश प्रक्रिया मुश्किल थी, 20% विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस टेस्ट था वो बहुत ही टफ होता था और 20% स्टूडेंट्स को ही यहाँ एडमिशन मिलता था। जैसे 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो 20 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन यहाँ पर होता था और इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो टफ थी। ये भी हमें याद रखना है, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया कैसी थी। तो प्रवेश प्रक्रिया टफ थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रवेश लेने के लिए आयु सीमा 20 वर्ष थी। प्रवेश प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई निःशुल्क दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, एडमिशन लेने की आयु सीमा 20 वर्ष थी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण कर लेता है तो उसकी पढ़ाई निःशुल्क दी जाती थी, यानी कोई भी खर्चा उसे नहीं देना पड़ता था। जो गुप्त काल में जो भी राजा होता था वो इन स्टूडेंट्स का खर्चा उठाता था। तो पढ़ाई इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, पर कंडीशन एक थी, अगर हर एक स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता था। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उसे शीलभद्र कहा जाता था। शीलभद्र को सभी वेद, पुराण और सूत्रों का ज्ञान होता था। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनको शीलभद्र कहा जाता था। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शीलभद्र को सभी वेद, पुराण, सूत्रों का ज्ञान मुँह ज़बानी होता था और शीलभद्र को इन सब की नॉलेज डीप में होती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा केंद्र था। तो फ्रेंड्स, नालंदा पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। आगे देखते हैं, शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां थी। टीचिंग के 3 मेन मेथड थे। पहला है मौखिक, दूसरा है व्याख्यान और विवाद और तीसरा है परिचर्चा। तो शिक्षण मुख्य 3 विधियों के द्वारा करवाया जाता था। पहले मौखिक ओरल रूप में, व्याख्यान लेक्चर और डिबेट के द्वारा और तीसरा डिस्कशन के द्वारा यहाँ पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसमें वेद, वेदांत, सांख्य, फिलोसफी, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, सांख्य, फिलोसफी, ज्योतिष, आयुर्वेद के सभी सब्जेक्ट, आयुर्वेद और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन की भी पढ़ाई होती थी और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आगे देखते हैं, 300 अध्ययन कक्ष थे और 8 इसमें हॉल थे। वहीं पर विद्यार्थियों को व्याख्यान आदि दिए जाते थे। इन सभी हॉल को समग्रामा कहा जाता है। ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे और 8 इसमें हॉल, बड़े बड़े हॉल बने हुए थे और वहीं पर विद्यार्थियों को व्याख्यान या कोई लेक्चर देना होता था तो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर इकट्ठा कर लेते थे और इन सभी हॉल को समग्रामा कहा जाता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नालंदा में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगुंज था। यह पुस्तकालय 9 मंजिला भवन में बना हुआ था। तो नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम धर्मगुंज था। ये भी हमें याद रखना है। यह पुस्तकालय, यह लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत में बनी हुई थी। इस पुस्तकालय में 3 विभाग थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो इस लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट थे। आइए उनके नाम देखते हैं।
पहला है रतन सागर, दूसरा है रत्नोदधि और तीसरा है रतन रंजक। तो ये तीनों नाम भी हमें याद रखने हैं कि तक्षशिला की लाइब्रेरी के 3 डिपार्टमेंट थे और ये इन डिपार्टमेंट के नाम है रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। आगे देखते हैं, इसमें सभी धर्मों की पुस्तक रखी हुई थी। तो ये पुस्तकालय इतना बड़ा था कि इसमें सभी धर्मों की पुस्तकें हमें मिलती थी। आगे देखते हैं, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, पुस्तकालय को आग लगा दी। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि 6 महीनों तक ये आग जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में ये बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इसमें जो पुस्तकालय था उसमें आग लगा दी। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसमें जो आग लगी थी वो 6 महीने तक जलती रही। और फ्रेंड्स, इसमें जो मोंक, भिक्षु और जो साधु संत थे सभी को मारा और वहाँ से भगा दिया। तो फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। इस घटना से भारत ने ही नहीं सारे संसार ने भी ज्ञान के भंडार को खो दिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ऐसी लाइब्रेरी आज तक नहीं हुई। इस लाइब्रेरी में बहुत धर्मों की पुस्तकें अवेलेबल थी। तो फ्रेंड्स, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमें ही क्या, भारत को ही नहीं सारे संसार ने ज्ञान के भंडार को खो दिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में नालंदा को डिटेल में डिस्कस किया। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शिक्षण संस्थानों को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।